अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुशाहिद हुसैन और वाइस प्रेसिडेंट कारवान पाकिस्तान। आज एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा और जो हमारी सोसाइटी में कॉमन सा जो इम्पैक्ट है और एक ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूं। जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो हमारी कानून है उसका जो इम्प्लीमेंट है वो किस हद तक हो रहा है, कितने लोग उसके ऊपर अमल पैरा हो रहे हैं और वो किस हद तक इस सोसाइटी में उनका किरदार है। मुख्तलिफ पहलू हैं उसमें। जब हम नॉर्मली जीटी रोड पे सफर करते हैं हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, जब हम मोटरवे पे जाते हैं तो रूल्स को फॉलो करते हैं। और भी बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर हम आज बात करेंगे, और हमारी जो यूथ है वो उसका इसमें क्या किरदार है, इन सब के ऊपर बात करने पर जो हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाहिद बशीर चीमा एडवोकेट साहब हैं, जिस 2013 में उन्होंने सीरतुल नबी जो है वो कौन जो पाकिस्तान आज पाकिस्तान का जो कंपटीशन हुआ था उन्होंने वहां पे दूसरी पोजीशन हासिल की थी। 2016 में पंजाब बार कौंसिल के अंडर जो एक तकरीरी मुकाबला हुआ था, आल पाकिस्तान के जो लॉयर्स विंग थे उनके दरमियान इन्होंने फिर दूसरी पोजीशन हासिल की थी। बीए में इन्होंने टॉप किया था। तो बगैर किसी वक्त जाया किए हुए मैं अपने जो आज के गेस्ट हैं उनकी तरफ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुशाहिद भाई। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक इंट्रोडक्शन आप करवाएंगे हम, जो हमारी जो आज की जो ऑडियंस है उनको पता चलेगा कि आप बेसिकली एज अ लॉयर कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, जो आपकी जो बैकग्राउंड है उस हवाले से जरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते जी, मेरा जैसे आपने बताया नाम शाहिद बशीर चीमा है और मैं पंजाब की एक दूर अफ्तादा तहसील है जहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर 15 से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और ये सारा सहराए चोलिस्तान है। और मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का। और 2007 में मैंने ये शुरू की प्रैक्टिस एज ए लॉयर यहाँ फोर्ट बास में। और मैं सेक्रेटरी रहा 2015 में अपनी बार एसोसिएशन का। एंड आई वाज द ओनली वन कि जो एक बार के रूल्स हैं कि आपकी स्टैंडिंग 5 साल हो तो आप सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और मेरी जो ही 5 साल हुई थी तो मेरी बार ने मुझ पर ट्रस्ट किया था। और बतौर डिबेटर भी बहुत सी, जिस तरह आपने बताया, इंशाल्लाह आपके साथ बात करते हैं। सर। जो एक कॉमन सा क्वेश्चन पाया जाता है आम आवाम के अंदर के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इसके बारे में एक हल्का सा बताएंगे कि हमारे जो आज के जो टॉपिक हैं वो हम उसे जो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि एक तो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, दूसरा है कि हमारी जो यूथ है, जो हमारे नौजवान है, उनका किरदार क्या है। तो सबसे पहले कि जो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो किस हद तक, किस तरह और हम किस तरह उसको एप्लीकेबल बना सकते हैं और इफेक्टिवली उसका यूज कर सकते जी मुशाहिद भाई, आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात की तो इस हवाले से मैं सबसे पहले आपको और आपके सब देखने वालों को कि इस दुनिया में जो मंबा हदायत थे और जिनके बनाए हुए कवानीन आज भी मौजूद हैं, और आज से 1400 साल पहले जो नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बता गए थे, हैं। और आज बेशक। रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, तो मैं सबसे पहले आपको और आपके सब देखने वालों को, और पार्टिकुलरली आपको क्योंकि आप आले नबी हैं, औलादे अली हैं, सैयद हैं, सर। तो मैं ये समझता हूँ कि मुबारकबाद है कि खैर अल्लाह मुबारक तबारक व आपको तआला भी ने भाई, मुसलमानों को यहाँ पे रबीउल अव्वल। सबकी तरफ से, जो हमारे होस्ट हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको ये जो मिलादुन नबी है, रबीउल अव्वल का चांद है, वो सब लोगों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आका का सच्चा गुलाम बनाए। और जहाँ तक आमीन। आपने पहला आपका क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का, तो मैं ये समझता हूँ कि 1947 में क़याम पाकिस्तान जो था, इसके पीछे बहुत सी जिदोजहद थी। एक आप देख लीजिए कि ये 14 अगस्त 1947 का जो दिन था, ये जनूब मशरकी एशिया की तारीख का एक अजीम दिन है जब ममलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ था। और ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे हिंदू बनिया की 1000 साल दुश्मनी थी। कई माओ ने अपने बेटों को अपने सामने गोलियों से छलनी होते देखा, बहनों ने अपने भाइयों को जो है कत्ल होते देखा, वो शहीद हुए।
सुहाग उजड़ गए, तब कहीं वक्त के नाला शबे गाही का प्याम क्या में पाकिस्तान की सूरत में नमूदार हुआ था। लेकिन बेशक। गौर हमें यह करना है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस तरह के नाम से जाहिर है, और फिर इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह थी, लेकिन आज ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह के कवानीन चल कितने रहे हैं? क्या हम एक इस्लामी मुआशरे के जो औसाफ हैं क्या इस मुआशरे में मौजूद है? बतौर एक शहरी के ना मैं अपने आप पे उनको इम्प्लीमेंट करता हूं, और ना ही जो कवानीन है वो अमीर और गरीब के लिए एक तरह के हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन हैं। आपके सामने अभी बहुत सी मिसालें हैं, पॉलिटिकली भी आप देख लीजिए कि एक सियासी घराने का नौजवान अपने घर में बैठा है, नैब उसके घर पे रेड करता है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उसके घर बैठे हुए उसकी प्री रेस्ट बेल जो है अलाउड कर देते हैं। हालांकि ऐसा, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देख लीजिए मॉडल अयान अली जो है वो कितने प्रोटोकॉल में अदालत में आती है, और दूसरी तरफ एक बेचारा जो बकरी चोर है, एक मुर्गी चोर है, उसको अदालतों में जलील और रुस्वा कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के हवाले से मैं ये समझता हूं कि बतौर एक मुसलमान और फिर एक इस्लामी मुआशरे के, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बदकिस्मती से कवानीन का इतलाक सही तौर पर नहीं हो रहा। अब सबसे जी। पहले तो इस बात की जरूरत है कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि कवानीन जो हैं वो अमीर और गरीब के लिए एक ही तरह के हैं, बल्कि दो नहीं है। और जब इस तरह से होगा, लोगों में एक ट्रस्ट पैदा होगा, और लोग ये समझेंगे कि हम उस देखिए, आप जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां सिर्फ ये है कि लोगों को पता है कि अगर बरतानवी वजीर आजम की बेटी उसका जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको वायलेट करेगी, तो उस पे भी उस फाइन का इतलाक इसी तरह होगा जिस तरह एक कपड़े धोने वाला या एक जूते सीने वाला या एक हमाम या कोई दूसरा आम सिविलियन करता है। इस चीज की जरूरत है, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। सर, दूसरा अगर हम बात करें, आपने कहा कि बराबरी की बात हो, यहाँ पे पॉलिटिकल जो बात है मैं उसको ओवरव्यू की तरफ नहीं लेके जाना चाहूंगा। मैं दूसरी तरफ पॉलिटिकल से हटके एक जनरल क्वेश्चन है कि हम जो यूथ है, जो हमारी कॉमन जो आवाम है, मैं जैसा कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि अगर हम जीटी रोड पे जाते हैं तो हम रैंडमली गाड़ी, बेहंगम जो गाड़ी है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, मतलब साइड चेंज करते हुए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और जब हम मोटरवे पे जाते हैं हम एक स्पीड लिमिट भी इस्तेमाल करते हैं, हम इंडिकेटर का भी यूज करते हैं। तो हम किस तरह एक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लॉ की वो कर सकते हैं, एक अवेयरनेस है वो दे सकते हैं। हम जो कॉमन लोग हैं वो इन्फोर्समेंट से, जब भी हमने कानून यहाँ पे पाकिस्तान में जो आयद किया है वो हमेशा फोर्समेंट से हमने, क्या हमें अपने अंदर जो आगाही है वो अवेयरनेस है वो दे के, अगर हमें खुद ही, अगर हम मोटरवे पे जाएं, आम बाजार में चलें, किसी भी सड़क पे चौराहे पे अगर हम खड़े हों, तो एक तरतीब से, एक कानून से, और एक जो दायरा कार सेट किया गया है उसी हवाले से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुशाहिद भाई आपका, एंड आई अप्रिशिएट फॉर दैट। थैंक देखिए, यू। इसमें सबसे पहले मैं आपको कि बच्चे की तालीम और तरबियत के दो अदारे हैं। आपने जिस तरह से बात की कि अवेयरनेस कहाँ से होती है, हम जो करते हैं खौफ के मारे करते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब तालीम और तरबियत के जो दो अदारे हैं ना, उनमें एक वालदैन का है और दूसरा असातिज़ा का है। और याद रखिए कि इन्हीं की तालीम और तरबियत से वो फूल खिलते हैं जिनकी शमीम जाफिजा से आलम महकता है, और बेशक। फिर इन्हीं की गफलत से राह इंसानियत में वो कांटे बिखरते हैं जिनसे लोगों के दिलो दिमाग जख्मी हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए एक, जो वाकया ज्यादती केस, वही देख लें। हाँ बिल्कुल इस तरह, आप किसी, अभी चले जाएं किसी प्राइमरी या मिडिल हाई स्कूल के बाहर आप चले जाएं, वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल लेके आते हैं। आप शहर में कहीं लारी अड्डे पे खड़े होके देख लीजिए, तो आपको बहुत से लोग वो नजर आएंगे जो अंडर 18 है और वो रिक्शे लेके अपना रोजगार कमा रहे हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए, और मैं ये समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल है
वो वालिदैन का है और असातिज़ा का है। अगर आप शुरू से ही बच्चों को ये बताएंगे कि इस चीज के ये मेरिट्स हैं और ये डीमेरिट्स हैं, फिर उससे आगे चल के बात आ जाती है उन इदारों की जिन्होंने ये चीजें इंप्लीमेंट करवानी है। अब एक अंडर 18 बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल या रिक्शा लेके घूम रहा है, तो बदकिस्मती से एक ट्रैफिक सार्जेंट जब उसको रोकता है तो उसका जो उसकी कीमत है वो तो 100-200 रुपए है। और ये जो चीज है ये उस बच्चे को करज अप करती है। वो ये समझता है कि अगर मैं किसी कानून को वायलेट करूंगा तो उसके बदल में मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कोई पनिशमेंट नहीं है। हालांकि होना यह चाहिए कि अगर कोई इस तरह की वायलेशन करता है और खास तौर पे उस एज में जो इमेच्योरिटी होती है, तो ऐसे कवानीन जो मौजूद हैं, अब 97 एमवीओ मौजूद है, आप उस पे जो उसका बनता है उसका जो जुर्माना है उसको करें, एफआईआर है वो उसके खिलाफ रजिस्टर्ड हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक मोहल्ले में एक के खिलाफ एफआईआर हो जाए और फिर उसको अदालतों और थानों के चक्कर लगाने पड़े आप बड़ी तो कम अज तलख कम उस बातें मोहल्ले कर में कोई रहे हैं नहीं करे। सर, आप बड़ी तलख बातें कर रहे हैं जो मुझ समेत तमाम जो यूथ है उनको बड़ी चुभन होगी इस जो आपके जवाब से, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को सेव करना है, तो कड़वा घूंट तो हमें पीना पड़ेगा। सर, यही सवाल के एफआईआर होगी, जुर्माने होंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक जो केस है, कत्ल का केस है, कोई हरासमेंट का केस है, जो एक करप्शन का केस है, हम लोग पकड़े तो जाते हैं, चलें जी मान लिया हमारी एफआईआर हो गई। कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि जिसकी वजह से सजाएं नहीं होती? हमें पता है ये आपको अगर याद हो कि एक एमपीए साहब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता ना उनकी पार्टी का, तो वो एक उनकी गाड़ी को हिट किया, सार्जेंट को हिट किया उसकी गाड़ी ने। तो वो जब रिहा हुए, वो इस वजह से रिहा हुए कि अदम प्रूफ की वजह से उनके पास अदम सबूत थे, कुछ कुछ भी नहीं था प्रूफ जो अदालत ने बयान दिया। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि अदालत को सबूत नहीं दिए गए, या तफ्तीश में ऐसा तरीकाकार अपनाया गया कि जिसकी वजह से उसकी जान छूट जाए? कौन से ऐसे जो वजूहात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से हम एफआईआर तो दे देते हैं, बंदे भी पकड़ लेते हैं, उनको अदालतें सजाएं नहीं देती? जी मुशाहिद भाई, असल में बात यह है कि कानून जो है ना उसमें बहुत से सुकम बाकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा मुआशरा है, हम में बहुत से मैं हैरान होता हूँ, आप यकीन कीजिए, जब मैं देखता हूँ कि 1100 में से 1097, 1090, 1088 नंबर बच्चे लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आज तक वापडा डिपार्टमेंट का नाम नहीं तब्दील कर सके, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट का नाम नहीं तब्दील कर सके। हमें आज भी अपने जो ज़रई रकबे हैं उनकी हद बरारी के लिए अंग्रेज के लगाए हुए वाइट पिलर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। एग्जैक्टली। असल यही प्रॉब्लम है हमारे साथ कि इसी तरह से वो जो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है उसके मुताबिक ये है कि वो पूरे का पूरा जो है ना जी, वो एक्यूज की फेवर में है, मुल्जम को बेनिफिट देता है। और उसमें यह है कि इफ एनी बेनिफिट ऑफ डाउट अराइजेस विद रिगार्ड टू द स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, द बेनिफिट ऑफ डाउट विल गो टू द अक्यूज्ड, इफ एनी बेनिफिट ऑफ डाउट। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा मर्डर है, कौन सा ऐसा एक्सीडेंट है या कोई भी हैरेसमेंट का केस है कि जिसमें उसका भाई या उसका वालिद, उसका मम्मा, मामू, चचा, ताया कोई मौके पर मौजूद हो तो वो अपनी भांजी भतीजी के साथ कोई इस तरह का मामला होने देगा, या वो खुदा न खास्ता कत्ल होने दे? वो सारे के सारे गवाहान जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब जब वो गवाहान बनाए जाते हैं तो फिर जो डाउट है वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में क्रिएट हो जाता है, और जब वो क्रिएट होता है तो उससे एक्यूज्ड को बेनिफिट जाता है। एक तो इसका पहलू है ये, और दूसरा पहलू इसका ये भी है कि हमारा निजाम अदल इतना सुस्त है कि आप एक मामूली सा केस जो है, खुदा न खास्ता उसमें कोई उलझ जाए तो कई कई सालों पर मुहीत उसको जंग लड़नी पड़ती है।
और फिर उसके रिजल्ट का पता भी नहीं होता कि रिजल्ट बना क्या है। लास्ट टाइम जब आप कुछ मंथ पहले अगर मैं जाऊं मतलब रिसेंट ईयर्स में जो हमारे पास्ट के, तो हम खबरों में नॉर्मली ये केसेस रिपोर्ट होते भी देखते हैं कि वो बंदा इतने साल पहले मर गया जेल में, अब जाके उस केस का फैसला हुआ और वो बरी हो गया। देख लें ना फिर ये निज़ाम अदल है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए। और मतलब मैं मेरा अपना ताल्लुक चूंकि इसी से है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सी खामियां हैं। और बदकिस्मती वही है कि सर पाकिस्तान इसको में। कौन ठीक करेगा, यही सवाल के खामियां हैं बताते सब हैं, लेकिन हाँ ठीक ये कौन करेगा? कौन सी जी ऐसी अथॉरिटी देखें। गिद्दड़ से किसके पास हाँ आएगी? हुकूमतें मैं कब चला जी रही हैं, किसके पास ऐसी चीजें आएंगी कि वो इसको ठीक करेगा? हाँ मुशाहिद भाई, मैं आपको यकीनन अप्रिशिएट करता हूँ इस लिहाज से कि आप वो कारवाने पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो सारे का सारा यंग ब्लड है उसमें, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं ये समझता हूं कि जो यंग जनरेशन है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। यहां भी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में आपको आगे आने के लिए बहुत से उन खुफिया अवामल की जरूरत है जो हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर यंग ब्लड को वो अपने साथ लेके चले, पॉलिसी मेकिंग में उनकी जो सुजेशंस हैं, उनकी जो ओपिनियन है, उसको कंसीडर किया जाए। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मेरे और आपके इलम में हैं। मुआशरे में मौजूद बहुत से ऐसे नकाइस हैं जो हम जानते हैं, और उन लोगों को नहीं पता जो लेजिस्लेशन के जिम्मेदार हैं और जो पाकिस्तान के ताकतवर ऐवानों में बैठे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट में जो यंग ब्लड है, उसकी मुतनासब नुमाइंदगी, दैट्स वेरी कंपल्सरी। और अगर इस तरह सर से हो जाए जी। सर बिल्कुल आपने ये पॉइंट तो ठीक उठाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब लाइसेंस के ऊपर पाबंदी आयद की जाती है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे और आपके ऊपर हैवी जुर्माने होंगे, तो हमारे जो ट्रक एसोसिएशन के लोग हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, जितने भी अदारे हैं जो जो ट्रांसपोर्ट से हैं, वो सब एहतजाज कर देते हैं। वो पूरा लाहौर बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम गाड़ियां चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे 90% ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। जो वायलेशंस के ऊपर अगर हम जुर्माने की बात करते हैं, अगर हम देखें कि इस्लाहात तो की हैं इस गवर्नमेंट ने कुछ हद तक अगर वो जुर्माने बढ़ाते हैं तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले लोग हैं, हम आम आवाम, तो हम सड़कों पे आ जाते हैं। तो हम एहतजाज करते हैं, जी इतना इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप देखें दुबई में एक मेरा एक दोस्त है, मैं यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक दोस्त गया हुआ है स्टडी के हवाले से। वहां पे उसने एक बार वायलेशन की है, गाड़ी पे जा रहा था तो ट्रैफिक सिग्नल की, तो वो बता रहा था कि मुझे 50,000 पाकिस्तानी रुपीस की वायलेशन पे जुर्माना हुआ है, एक अशारा तोड़ने पे। वो कह रहे हैं कि अगर 3 बार मैं रूल्स की वायलेशन करूंगा तो मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा, फिर मैं जाऊंगा ट्रेनिंग करूंगा, फिर आऊंगा, फिर गाड़ी सड़क पर चला सकूंगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आपने सुना होगा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, बल्कि आम आवाम ऑडियंस के लिए भी, एक रिक्शा ड्राइवर ने लाहौर में सेंचुरी की है। लोग क्रिकेट में सेंचुरियां करते हैं, उसने जुर्मानों में सेंचुरी की है। तो वो देखें कि हमने सेंचुरियां करवा ली, लोगों को रूल्स फॉलो के लिए हम क्यों नहीं करते? हम उनको इन्फोर्स क्यों नहीं करते? हम उनको इतने हैवी जुर्माने रखते हैं तो फिर हमका रिएक्शन जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हैवी जुर्माने इंप्लीमेंट करवाती है, लेकिन हम वही बैठ के एहतजाज की तरफ आ जाते हैं। तो इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो?
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि कोई मसला आ गया है ब्रॉडकास्ट में उनकी तरफ से। तो शायद हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उनके साथ हम राब्ता करें और कोशिश करेंगे वो दोबारा हमें ज्वाइन करें। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो सेशन है वो जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा कि हम किस तरह जो रूल्स हैं जो वायलेट करते हैं पाकिस्तान में। और हम सोचते हैं कि, एक मिनट जी अभी सर, ठीक है। अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, काफी देर के सर, बाद आई। आपने मेरा सवाल सुना था कि एक दोस्त को नहीं, ऑस्ट्रेलिया में फाइन हुआ है। बस यहाँ तक की आई है, उसके बाद नहीं आई। सर उसने, मैं आपको बता रहा था कि उस बंदे ने गाड़ी ड्राइव कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने एक ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया, तो उसको 50,000 पाकिस्तानी रुपीस फाइन हुआ। हम्म। तो वो कह रहा था कि अगर हम पाकिस्तान में उधर ऑस्ट्रेलिया में अगर 3 बार कोई रूल्स की वायलेशन करेंगे तो हमें दोबारा जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम गाड़ी रोड पे लेके आए। तो दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो आपको ये भी बात बता रहा था कि एक इंटरेस्टिंग सी खबर कि पाकिस्तान में एक रिक्शा ड्राइवर ने जो फाइन्स हैं उनकी सेंचुरी की है। गुड। तो ये सारी चीजें की अगर हम बात करें उस तरफ, जब ऑस्ट्रेलिया में 3 जो है जुर्मानों पे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तो पाकिस्तान में हम सेंचुरी कर सकते हैं और हम उस बंदे ने एक बार भी फाइन पे नहीं किया। तो सर रूल्स तो है हमारे पास। हमारी जो यूथ है उसकी क्या सोच हो सकती है कि हम किस तरह उन रूल्स को हम फॉलो कर सकते हैं? देखिए मुशाहिद भाई, असल में बदकिस्मती से पाकिस्तान में आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, हर जगह पे माफियाज बैठे हुए हैं। और जिस तरह से ये आप स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है। और जब आपकी कोई पकड़ होती है और वो पकड़ आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, तो इसके बावजूद आप गवर्नमेंट के खिलाफ, आप उन इदारों या जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उनके खिलाफ सड़कों पर आ जाते हैं। बिल्कुल। इसमें असल में देखिए, इंसान की एक सोच है, आपका इनर सेल्फ है। और इसकी मिसाल, आप बड़ा अफसोस होता है कि देखिए हम मुसलमान हैं और मिसालें हमें उनकी देनी पड़ती हैं जो यहूद और नसारा हैं, और बिल्कुल। जिन्हें हम कहते हैं कि उन्हें किसी चीज का पता ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के बताए हुए तमाम जो तरीके हैं उन लोगों ने उबे कर लिए। आप इंसानियत का एहतराम देख लीजिए। मुशाहिद भाई आप हैरान होंगे कि मैंने एक दिन एक आलमे दीन की तकरीर मैंने सुनी, और उसमें जो उन्होंने बात की वो बड़ी जबरदस्त थी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। उन्होंने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा खाना काबा का तवाफ फरमा रहे थे। आप खाना काबा के सामने रुक गए, रुक के आपने कहा, ए खाना काबा, मुझे पता है तू बैतुल्ला है, मुझे पता है तेरी हुर्मत बहुत है, तेरा तकद्दुस बहुत है, लेकिन मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है कि तेरी हुर्मत और तकद्दुस से ज्यादा मुझे किसी इंसान की जान, माल, इज्जत और आबरू अजीज है। किसी इंसान की। उसमें ये नहीं कहा मुसलमान की, ये नहीं कहा मोमन की, किसी इंसान की। और आप इंसानियत की कदर उधर देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज में। और आप बड़े हैरान होंगे, मैं आपको एक वाकया, मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ बैठते हैं, ताहिर हनीफ उनका नाम है, एलएलएम उन्होंने किया नॉर्वे से, उनकी फैमिली जी। उधर है। तो वो अभी रिसेंटली मुझे एक दिन बता रहे थे, कहते कि जी मैं, मेरा एक सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी की अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से रह गया, तो मुझे उनकी जानब से कहा गया जी कि आपको डीपोर्ट कर दिया जाएगा परसों। तो वो कहता है कि जी मैं रात को बैठा ऐसे ही नेट पे, तो मैंने ना उनकी जो थी मेल कर दी उन्हें कि जी मैं आपकी नेग्लिजेंस की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। वो कहता है मैं रूटीन में सुबह उठा, मैं उठ के यूनिवर्सिटी चला गया, मैंने कहा चलें क्लास फेलो से मिलते हैं। इसी असना में मेरी नजर पड़ी जो रिसेप्शन पे एक फीमेल खड़ी थी, तो मैं उसके पास चला गया, मैंने उसे कहा जी कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना चाहता हूँ। तो वो, वहां पे 9 लोग थे उसके जो यूनिवर्सिटी के।
तो मुझे उसने कहा जी कि वो ना सामने हॉल में एक मीटिंग चल रही है उनकी, तो जो ही वो मीटिंग से फारिग होते हैं हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। कहता है मैं बैठ गया सोफे पे, तो कोई 15-20 मिनट के बाद उसने मुझे बुलाया, जी यंग मैन बताएं क्या मामला है। तो कहता है, सबसे पहले उसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा जी मैं ताहिर हनीफ। उसने कहा अच्छा, तो वो रात को आपने जो मेल की थी जी, उसने कहा उसी के बारे में तो मीटिंग हो रही थी, आपका मामला सॉल्व हो गया। ठीक है। तो मुझे बताएं, जहां इंसाफ की इतनी तेज अप्रोच हो लोगों तक और उसकी डिलीवरी हो, तो उन मुआशरों के साथ या उन लोगों के साथ हम किस तरह जाके मिल सकते हैं या उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब सर फिर जितनी हम भी कोई ऐसे तरीके तो होंगे जिससे हम यही तो हमारा मकसद है बात करने का, कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम फॉलो करें, जिसको हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें लोग, हमें पता होना चाहिए, हमारी यूथ को पता होना चाहिए, हम हमारी जो नौजवान नस्ल है उन सबको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि अब प्ले और नर्सरी से लेके और मास्टर्स पीएचडी तक इन चीजों की जरूरत है। एज वेल एज माई कंसर्न, मैं ये समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यंग जनरेशन पे एक बकायदा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका लेक्चर होना चाहिए। पहले दिन बिल्कुल, से बच्चों आई को एम ये एग्री विथ बताया जाए कि आपने फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी यू। आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जब बिल्कुल आपको ये चीजें बताई जाएंगी, आपका जो एक करज आप आपको किया जाएगा, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। तो मैं ये समझता हूं कि वो जज्बा ही है, वो जुनून है, जिससे आप किसी भी मुआशरे की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और इसमें नो डाउट कि यूथ जो है, यूथ का मेजर रोल है। अब जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि यूथ जो है उस पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ वगैरह, वो उन पे डिपेंड करें। यूथ में टैलेंट बहुत है, बिल्कुल, बहुत इसमें कोई सलाहियतें हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उन्हें उन अपनी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं, उनको डिलीवर करने का मौका मिले। अब मौका कौन देगा? साफ जाहिर है, देख लीजिए आप, पिछले दौर में जिस तरह से यूथ फेस्टिवल चले थे, इस तरह से यकीनन इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है। गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मौके फ्राहम करे, ये उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, कि यूथ जो है वो अपनी क्वालिटीज को वहां डिलीवर कर सके, उनके पास जो मैनिफेस्टो है, उनके दिल में जो चीजें हैं, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सर एक दूसरा सवाल और एक बिल्कुल ही डिफरेंट मैं साइड पे जाना चाहूंगा। आजकल जो हिरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज की जो फीमेल्स हैं, जो हमारी ऑफिस में वर्क कर रही होती हैं फीमेल्स, लॉ उनके बारे में क्या कहता है और हम किस तरह अवेयरनेस दे सकते हैं कि वो ब्लैकमेल हो जाती हैं, जो हमारे जो कुछ शरपसंद अनासर हैं उनके हाथों में, तो हम किस तरह इन चीजों से बच सकते हैं और हम एज अ सोसाइटी जो एक फीमेल है उसका रुतबा जो है वो जानते हुए उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उन्हें हिरासा करें। वो ऑफिस से बाहर नहीं जब जाती हैं रोड्स के ऊपर, तो उन्हें एक तनकीद का सामना भी होता है फैमिली की तरफ से, और जब ऑफिस में जब जाती हैं तो एक डिफरेंट सा माहौल होता है। तो सर हमारा जो कानून है वो क्या कहता है कि जब एक बंदा हरासमेंट की तरफ जाता है तो एक जो फीमेल है वो क्या कार्रवाई कर सकती देखिए मुशाहिद भाई, उसकी जो कार्रवाई कर सकती है, उससे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि यार हम मुसलमान हैं, और दीन इस्लाम से पहले अगर आप नजर दौड़ाएं तो इस्लाम में औरत को क्या मुकाम था? जिंदा दरगोर किया जाता था लड़कियों को। दीन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, आजादी दी, जिंदा दरगोर करने से मना किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस फराहम किया है। दीन इस्लाम ने तो औरत को, आप बीवी की शक्ल में देखें, अल्लाह ताला उस पर राजी होता है, आप बहन पे खर्च करें, उसे बेहतरीन सदका करार दिया गया। बेटी की बेहतरीन परवरिश पर नबी के पड़ोस की आपको नवीज सुनाई गई। अब जब दीन इस्लाम में औरत को इतना इज्जत, इतना मकाम,
इतनी कदर और ये सारा कुछ किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे घरों में भी अपनी बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारी माँ है। उसके बाद भी अगर आपने ये ठान ही ली है कि मैंने अल्लाह के उस फैसले को भी तोड़ना है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि आपको, अगर आप किसी के साथ इस तरह से कोई सलूक करते हैं तो फिर इंतजार कीजिए, यकीनन आपके साथ भी वो आपने किसी की बहन के साथ किया तो आप बच नहीं सकते उससे। तो ऐसे हालात में अगर उसने ठान भी ली है, मैं ये समझता हूँ आजकल जो है ये मोबाइल के जो सिस्टम है इसने कुछ ज्यादा ही इस कल्चर को फरोग दिया है। बिल्कुल। व्हाट्सएप का यूज है, मैसेंजर, बहुत सी इस तरह की दूसरी चीजें हैं। तो ऐसे हालात में अगर आप इस तरह का कोई मामला किसी ऐसी फीमेल के साथ होता है और विदाउट हर कंसेंट है, शर्त ये है, देखिए दोनों तरफ से मामला खराब होते हैं, ये सिर्फ इसकी जिम्मेदारी कोई मेल पे ही नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फीमेल जो है उनकी तरफ से भी होती हैं और वो भी गलत है। देखिए इस्लाम ने तो जो औरत खुशबू लगाती है उसके बारे में बड़ी वईद सुनाई है, मैं यहाँ पे नहीं वो बात करता। तो कम से कम आपका लिबास, आपका पर्दा, आपकी चाल ढाल, उठना बैठना खवातीन का ऐसा होना चाहिए कि जो दीन इस्लाम ने दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म फरमाया तो तब जो खवातीन मदीने के बाजारों में गई हुई थी, तो ये तारीख के औराक में महफूज है कि जब उन्हें पता चला कि अल्लाह के नबी ने पर्दे का हुक्म सादर फरमा दिया तो मदीने की गलियों में दीवारों के साथ घसीट घसीट के, रगड़ रगड़ के इस तरह से वापस घरों में पहुंची, उनके कपड़े फट गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने पर्दे का हुक्म दे दिया। इस तरह से पर्दा होना। अब अगर खुदा न खास्ता उसके बाद भी कोई ऐसा मामला होता है तो उसके लिए आपके पास फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, FIA, आपके पास साइबर क्राइम मौजूद है, आपके पास आपका पुलिस स्टेशन मौजूद है। तो आप वहां पे कार्रवाई करें। इसके लिए जो आपका ताज़ीरात पाकिस्तान है उसमें कवानीन मौजूद हैं। अगर किसी के साथ इस तरह का मामला होता है तो यकीनन उसको वहां से पूरी दादरसी मिलेगी और हौसला सर चिकनी होगी ऐसे लोगों की। सर पुलिस भी यहाँ पे हरासमेंट करती है। यहाँ पे कुछ केसेस यहाँ पे सामने आते हैं। मैं एक तलख जुमला ये कहा है कि पुलिस भी हरासमेंट करती है। जब हम केसेस करने जाते हैं तो वहां पे एक बुरी नजर से भी देखा जाता है। और सर ये सवाल इधर ही, मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। जब हम स्टूडेंट्स, जैसे मैं इस्लामाबाद में हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपने गाँव को छोड़ के, अपने शहरों को छोड़कर जब दूसरे शहरों में जाकर पढ़ते हैं, तो जब वहां पे वो ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस वाले रोकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जो पूछते हैं जो उनके पास मौजूद नहीं होती। वो कहते हैं कि हम आइडेंटिटी अपनी जो है प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद भी वो रिश्वत तलब करते हैं, उन्हें हरासा करते हैं, उनसे पैसे तलब करते हैं, उनको बेवजह तंग किया जाता है। मैं बड़े बड़े शहरों का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे ये होता है। तो हम इस पे जो कानून है वो क्या कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम हमारे साथ कोई गलत रवैया इस्तेमाल करता है पुलिस वाला, तो हम उसके खिलाफ अगर उसी थाने में अगर FIR कटवाने जाएं उसकी जो गलती की वजह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई SHO या फिर कोई भी सब इंस्पेक्टर ASI या तफ्तीशी कोई भी बंदा वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे CCP लाहौर को, जिन्होंने ये जो मार्का है वो स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने इस तरह की जो, वो तो ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ होना, जो कोर्ट मार्शल होना चाहिए पुलिस वालों का भी। लेकिन यहाँ पे हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है कि किस तरह हम इन सब चीजों से बच सकते जी मुशाद भाई, देखिए कानून इस बारे में बहुत क्लियर है और इस तरह के मामलात में जो आपने क्वेश्चन किया, देयर आर 2 रेमेडीज फॉर दैट पर्सन जिसके साथ इस तरह का कोई रवैया होता है। वन ऑफ दैट इज कॉल्ड डेफामेशन। डेफामेशन वो ये है कि अगर कोई शख्स आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाता है, आपका वक्त जाया करता है,
बल्कि डेफामेशन में यहाँ तक है, मैं एक दिन एक केस ला पढ़ रहा था कि एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट ग्राउंड में बैठी है, तो उसका प्रोफेसर आता है, वो उसके रुखसार पे ऐसे थपकी दे के उसने कहा क्या कर रही है। शी वेंट टू द कोर्ट, उसने डेफामेशन केस फाइल किया, इसने मुझे डिस्टर्ब किया, उससे मेरा तालीमी नुकसान हुआ। तो उसमें डेफामेशन में ये है कि आप उस शख्स के खिलाफ कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, एंड फॉर दैट आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। एक रेमेडी तो है आपके पास ये, एंड दैट इज कॉल्ड सिविल रेमेडी। दूसरी साइड पे अगर आप ये चाहते हैं कि उसने जो काम किया आप उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल, जिस तरह से एफआईआर है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि किसी पुलिस वाले के खिलाफ आप थाने में जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको ही पकड़ के अंदर कर देगा और आपके खिलाफ वो है आवारागर्दी का कलंदरा बना के तो आपको ही भेज देंगे। इसके लिए कानून में ये मौजूद है कि यू हैव रेमेडी टू अप्रोच द जस्टिस ऑफ पीस, दैट इज कॉल्ड एडिशनल लिस्टिंग एंड सेशन जज। आप उसके पास जाएं और वहां पे 22 ए 22 बी की रेट पिटीशन फाइल करें, और 22 ए 22 जो है उसमें एसएचओ का कोई कंसर्न नहीं ना उस पुलिस स्टेशन का। जो जस्टिस ऑफ पीस है दैट विल कॉल रिपोर्ट फ्रॉम द एसपी इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट सेल, और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे मौजूद है। एंड एसपी कंप्लेंट जो है ही विल कॉल बोथ पार्टीज इंक्लूडिंग द स्टूडेंट एंड द अदर पर्सन हु इज द अक्यूज्ड, ऑल्दो ही इज अ पुलिस ऑफिशियल। तो इसमें जो है आपको जस्टिस ऑफ पीस के पास अगर जाने के बाद कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, जिस तरह से उसने आपको रोका, रोकने के बाद उससे आपने कोई रकम छीन ली, आपका मोबाइल छीन लिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल दस्तंदाजी। तो वो जस्टिस ऑफ पीस जो है ही विल से, ही विल ऑर्डर दैट द एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और उसको इसी तरह से ट्रायल का फेस करना पड़ेगा जिस तरह से आम बंदा करता है। सर आखिरी सवाल आपके लिए, बहुत ज्यादा टाइम आपका ले लिया सर, उसके लिए हम एडवांस में माजरत करते हैं, लेकिन एक जो साइबर क्राइम, जो सोशल मीडिया क्राइम हो रहा है, उसके बारे में ला के नहीं, ये साइबर क्राइम के बारे में तो बहुत जबरदस्त लॉ है। ये आप फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी हर जगह पे तकरीबन मौजूद है, बड़े शहरों में इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर वगैरह, इधर जो बड़े शहर हैं वहां पे सिंपली आप उनको एप्लीकेशन फाइल करें, और कोई थोड़ी बहुत एविडेंस आपके पास हो, जिस तरह से कोई बंदा आपको मैसेंजर में तंग कर रहा है, या उसने कोई आपकी तस्वीर इस तरह की बना के, जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी है, उसने कोई पब्लिश कर दी, सोशल मीडिया पे डाल दी, आप वो लें और उसका स्क्रीनशॉट बनाएं और एप्लीकेशन के साथ लगाएं, तो उसमें वो श्योरली दे विल कॉल द पर्सन जिस पे आपका एलिगेशन है, और अगर वो आप प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो साइबर क्राइम में उसके खिलाफ एफआईआर भी होती है। जिस तरह से पिछले दिनों में एक एक्टर था, वो भी हुई काफी, मुझे उसका इतना नहीं है, वो नाम का नहीं मुझे पता। तो ये तमाम रेमेडीज कानून में मौजूद है। अगर किसी के साथ मामला होता है ही शुड अप्रोच, क्योंकि अगर देखें किसी बंदे के साथ मुशाहिद भाई ज्यादती होती है किस तरह की भी, और वो बंदा खामोशी इख्तियार कर लेता है, तो शायद उसे तो कहीं सुकून मिल जाएगा, कभी ना कभी अपने आप को वो तसल्ली दे लेगा। लेकिन आप ये देखें कि कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो उस बंदे का फिर शिकार होंगे जिसने आपके साथ ज्यादती की थी। अगर आप उसका गिरेबान पकड़ेंगे, आप उसके खिलाफ लिटिगेशन में जाएंगे। के साथ इस केस को जो आप बता रहे हैं वो को रिलेट हो रहा है। यही केस, मोटरवे ज्यादती केस, अगर उस बंदे को पहले सजा दी जाती तो वो मोटरवे ज्यादती केस ना करता। वो बंदा जिला बावलनगर की तहसील फोटाबाद से वो एक बंदे की बेगम और उसकी बेटी को जना करता है, उसको इज्जत पामाल करता है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है। अगर उसे वहां पे सजा मिल जाती, उन्होंने आवाज तो उठाई लेकिन आवाज बाद में दबा दी गई, लेकिन अगर उसे वहां पे सजा दी जाती तो उसके बाद जो उन्होंने चोरियां की, जो बाद में डाके मारे और फिर मोटरवे ज्यादती केस में वो लोग दोबारा सामने आए, तो वो ना होता। बिल्कुल सर, आपकी इसी बात से इत्तेफाक करते हुए आज का प्रोग्राम सर इसी बात पे खत्म करते हैं। कोई एक छोटा सा रिमार्क्स देंगे, एक हमारे लिए नसीहत जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं,
इन सब के लिए कोई एक छोटी सी बात हमारे कारवाने पाकिस्तान के लिए। जी मैं यही कहूँगा कि जो भी काम करें आपकी नेक नीति उसमें शामिल होनी चाहिए, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके कारवां में कितने लोग शामिल हैं। आप नेक नीति से काम करें, अल्लाह ताला आपको जरूर सुरखरू करेगा। सर बहुत शुक्रिया जी, आज हमारे साथ मौजूद थे शाहिद बशीर चीमा एडवोकेट साहब, और उन्होंने आज हमें बताया कि किस तरह हम हरासमेंट से बच सकते हैं, किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ को, और किस तरह हमारी जो यूथ है उनका किरदार क्या है इस सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करने का मकसद यही था कि हमें एक अच्छा शहरी बनना है, हमें पाकिस्तान में एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से इस बात का सबूत भी देना है कि हम किस तरह एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो हमारे ऊपर जो फर्ज है, जो कर्ज है हमारे इस मुल्क की मिट्टी का, तो वो हमने किस तरह अदा करना है। तो यहां से मैं इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कारवाने पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।